प्रभात बच्चों, मैं शारदा कुमारी मारवाड़ी +2 स्कूल से आप लोगों को हिंदी पढ़ाती हूँ। और हम लोग जैसा कि पहले भी मैंने कहा, गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत हम लोग जुड़े हैं। इसके अंतर्गत हम लोग वर्चुअल क्लास ऑफ गया में बहुत सारे और भी विषय के शिक्षक आप लोग को पढ़ा रहे हैं। मैं चाहती हूँ इसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और अब मैं क्लास पे आती हूँ। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है एक कविता जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित थी, जिसका शीर्षक था झंकार। तो उस कविता में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैसे हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था और किस तरह से कवि ने अपनी कविता के माध्यम से सब कुछ समर्पण कर दिया। क्यों? क्योंकि हर हालत में उन्हें देश को आज़ाद करवाना था। और कहीं न कहीं ये कविता देश के नागरिकों को जागृत कराने के लिए भी किया गया। तो उस समय की परिस्थिति थी कि हमारा देश आज़ाद था। उससे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, चाहे कोई भी कवि हो या लेखक, वो अपनी परिस्थितियों जैसे कि सामाजिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, पारिवारिक परिस्थितियाँ, इसी के इर्द गिर्द घूमता है उसकी लेखनी। जो भी लिखता है अपने आस पास की परिस्थितियों से, या कहीं न कहीं कहें कि उस काल का दर्शन हमें उनकी लेखनी में हो जाती है। जिस काल का कभी कभी कविताओं में हमें अतीत देखने को मिलता है, कभी कभी क्या होता है कि इतना प्रासंगिक होता है कि वो कविता आज भी हमें उतना ही रिलेवेंट लगता है। उसकी रिलेवेंसी आज भी है, प्रासंगिकता आज भी हमारे समाज में होती है। तो इस तरह की बहुत सारी कविताएं भी होती हैं, कहानियां भी होती हैं। तो उस समय की परिस्थिति थी, समय की मांग थी कि हर हाल पे, हर कीमत पे हम अपने देश को आज़ाद करें। जो हम अंग्रेजों के अधीन हैं वो हम आज़ादी प्राप्त करें। तो उस तरह की रचना हुई। उसके बाद की परिस्थिति में मैं आती हूँ। अंग्रेजों ने जाते जाते क्या किया हमारे देश के लिए? उसकी तो आदत थी फूट डालो और शासन करो। जब देखा कि कुछ न बन पाया तो जाते जाते हमारे जो धर्म थे, अलग अलग विविधता जो है, उसी में उन्होंने फूट डाल दिया और हमारे देश को विभाजन करवाने की नींव डालकर वो लोग चले गए। फिर क्या हुआ? 1947 में हमारा देश बट गया 2 भागों में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। इस बीच जो भी त्रासदी हुई, किस तरह लोगों को त्रासदी की विभत्स समय को झेलना पड़ा और किस तरह लोग बेघर हो गए, किसी के माँ बाप चले गए, इसी हिंसा भी हुई। लूट के साथ साथ बहुत हिंसा भी हुई दोनों तरफ से, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। खून के प्यासे हो गए थे, खून की नदियाँ बह रही थी। तो किस तरह से उस विभत्स त्रासदी का वर्णन वो कौन कर सकता है? ज़्यादा आंखों देखा हाल ही हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि परिस्थिति से ही कवि और लेखक का मन लेखनी के लिए प्रेरित होता है। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी। उसी काल में पाकिस्तान के क्षेत्र जो पहले गुजरात थे, पश्चिमी पंजाब में, वहाँ कृष्णा सोबती जी थी और उन्होंने अपने ऊपर बीती घटना थी या आसपास की घटनाएं समाज में जो घट रही थी उसको लेखनी में उतारा। और उसी गद्य भाग से एक कहानी में पढ़ाने जा रही हूँ आपके पाठ्य पुस्तक से। वो है कृष्णा सोबती जी की कहानी सिक्का बदल गया। तो ये जो सिक्का बदल गया है, इसमें आप लोगों को बताया गया है कि किस तरह भारत पाकिस्तान का विभाजन के वक्त लोग किस तरह से इधर से उधर हो गए, लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया, लोगों की आर्थिक परिवेश प्रभावित हुई, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, सब कुछ बदल सा गया। सिक्का बदलना का मतलब परिवर्तन। किस तरह शासन दूसरे हाथ में जाते ही सत्ता, किस तरह से लोग बेचैन हो गए, सब अपने सिक्का जमाने की कोशिश करता है। जिसका शासन अपना सिक्का जमाता है। तो सिक्का बदल गया था, सब कुछ परिवर्तित हो गया। लेकिन
उस परिवर्तन में किस तरह मानवीय भावना भी आहत हुआ, उसका वर्णन हम लोग आज इस कहानी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसका नाम है सिक्का बदल गया। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस कहानी के अंतर्गत किन किन बिंदुओं पे हमें जाना है, इसका मैं परिचय अभी आपको करवाऊंगी। आइए आप लोग बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले लेखक परिचय, उसके बाद मैं शब्दार्थ को बताऊंगी, कठिन शब्दों को। फिर चित्र प्रदर्शन के अंतर्गत मुझे यह दिखाना है आप लोगों को कि किस तरह से त्रासदी हुई और किस तरह से लोग पलायन कर रहे थे, उसका मैं प्रदर्शन करूंगी। उसके बाद पात्रों से परिचय करवाऊंगी, जो कहानी के अंतर्गत जितने भी पात्र हैं उनसे परिचय करवाऊंगी, कौन क्या है, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। कहानी का सारांश मैं बताऊंगी। उसके बाद प्रश्नोत्तर, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न भी होंगे। फिर सप्रसंग व्याख्या, मैं एक व्याख्या आप लोगों को पूरे तरह से इसमें दिखाऊंगी कि कैसे किया जाता है, बाकी आप लोगों को गृह कार्य में मिलेगा। भाषा की बात में हम लोग व्याकरण की तरफ चलेंगे कि पाठ के अंतर्गत क्या क्या ऐसे व्याकरण बनते हैं, व्याकरण से जुड़ी हुई बातें हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और हल करेंगे। अब आइए आप लोग स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि इस तरह की कहानी और भी बहुत सारे लेखकों ने लिखी है, जैसे भीष्म साहनी जी की तमस, भीष्म साहनी जी की कहानी अमृतसर आ गया, ये सब विभाजन की त्रासदी है। तमस उपन्यास है उनका और अमृतसर आ गया उनकी कहानी है। सब में भारत पाकिस्तान विभाजन की बातें की गई हैं। और कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर द्वारा लिखी हुई ये विभाजन त्रासदी पे रचना है, जिसको आप लोग इसमें भी विभाजन का दृश्य ही देखेंगे। और फिर आइए बहुत सारे धारावाहिक, बहुत सारे फिल्म, आप लोग फिल्म देखने में बहुत रुचि लेते होंगे, क्योंकि ऐसा एज है कि आप लोग ज़्यादा इस सब में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। तो आप लोग फिल्म के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं कि कैसे पिंजर फिल्म में विभाजन को दिखाया गया है, विभाजन का दृश्य, एकदम जीता जागता दृश्य। मिल्खा सिंह देख लीजिए। फिर एक धारावाहिक लाजवंती, जो राजेंद्र सिंह द्वारा लिखी हुई किताब है, उस पर आधारित है, उपन्यास पे, उसको आप लोग देखिएगा तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि विभाजन के समय क्या क्या झेलना पड़ा आम नागरिकों को। तो ये मैं उससे संबंधित कुछ चीज़ों को बता दी। ये नहीं कि सिर्फ हिंदी में ही लोग लिख रहे थे, हिंदी के साथ साथ उर्दू, पंजाबी और कई भाषाओं में भी इस त्रासदी को दिखाया गया है। तो अभी हम लोग कृष्णा सोबती के बारे में जानेंगे। कृष्णा सोबती का जन्म स्थान, तो इनका जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी को गुजरात, जो अभी पाकिस्तान में है, पश्चिमी पंजाब का हिस्सा रहा, वहाँ हुआ। इनकी जो व्यवसाय कह सकते हैं, वृत्ति कह सकते हैं, वो स्वतंत्र लेखन करती थी और इन्होंने बहुत सारी कहानी, उपन्यास और संस्मरण को लिखा है। निवास स्थान नई दिल्ली, वहाँ से विस्थापित होने के बाद ये लोग कहाँ बस गए? नई दिल्ली। प्रमुख कृतियाँ जो हैं, यारों के यार, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरता हिंदुस्तान, ये इनकी अंतिम उपन्यास है। गुजरात पाकिस्तान से गुजरता हिंदुस्तान, ये 2017 में प्रकाशित हुई और 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे जो हैं ये उपन्यास हैं। अब आज ये चर्चित कहानियाँ जो इनकी हैं, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे एक कहानी संग्रह है, जिसके अंतर्गत 24 कहानियाँ संग्रहित हैं। और ये जो सिक्का बदल गया शीर्षक कहानी हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है? बादलों के घेरे संग्रह से लिया गया है। फिर सूरजमुखी अंधेरे के, ये भी कहानी संग्रह है।
डार से बिछुड़ी, ये कहानी है। मेरी माँ कहाँ है, दादी माँ, 3 पहाड़। तो ये सारे क्या हैं, कहानी हैं। उसके बाद संस्मरण एवं शब्द चित्र। हम हशमत, मुक्तिबोध, एक व्यक्तित्व की सही तलाश। इन्होंने मुक्तिबोध पे भी लिखा है कि एक व्यक्तित्व की सही तलाश। मुक्तिबोध की व्यक्तित्व के बारे में इनकी रचना में आपको समीक्षात्मक अध्ययन मिलेगा। शब्दों के आलोक में इनके शब्द चित्र हैं। इसके बाद आ जाता है सम्मान, सम्मान पुरस्कार। तो जिंदगी नामा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में मिला। फिर उसके बाद साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति से सम्मानित किया गया इनको 1996 ईस्वी में। सलाका पुरस्कार 2000 से 2001 के बीच मिला इन्हें। फिर 53वां ज्ञानपीठ, जो कि साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 2017 ईस्वी में मिला। बिहार का राजेंद्र शिखर सम्मान 1980 में जिंदगी नामा के लिए मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो उनको 1980 में मिली थी, वो क्या हुआ, 2015 में इन्होंने कुछ कारणवश लौटा दिया था, वापस कर दिया था। इसके बाद ये जो कहानी हम लोगों को पढ़नी है, सिक्का बदल गया, ये इन्होंने अपनी नानी से प्रेरित होकर लिखा है। किससे इनको प्रेरणा मिली है, नानी से। और ये पहले भी मैंने बताया कि ये बादलों के घेरे कहानी संग्रह से लिया गया है। और इसका और क्या है, सबसे पहली बार ये प्रकाशित हुआ कब, 1948 ईस्वी में। मैं दिखाती हूं आपको। सबसे पहली बार 1948 ईस्वी में ये कहानी प्रकाशित हुई। किसमें, प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसके बाद इसको बादलों के घिरे हुए संग्रह में डाल दिया गया, जिससे कि हमें पढ़ना है। 94 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई 25 जनवरी 2019 को दिल्ली में। ये आप लोगों को लेखक परिचय है आप लोगों के लिए, जिसमें से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। खद्दर यानी खादी, खद्दर का अर्थ होता है खादी। दरिया, नदी, बहती हुई नदी को भी दरिया कहते हैं, कभी ठहरे हुए जो पानी होते हैं उसको दरिया कहते हैं। अंजलि, अंजलि यानी दोनों हथेलियों को मिलाकर ये जो गड्ढा हुआ, बीच का जो गड्ढा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंजलि। फिर अगणित, अगणित का अर्थ हुआ जिसकी गिनती ना की जा सके, वो हो गया अगणित। फिर हो गया नीरवता। नीरवता हम लोग किसे कहते हैं, शांति। बहुत शांत वातावरण है तो हम लोग कहें इतनी नीरवता क्यों है, कहते हैं ना, ये हो गया नीरवता। शांति का अर्थ हो गया नीरवता। फिर हो गया असामिया। असामिया ये जानने की, पहले क्या होता था, जमींदारी प्रथा रहती थी, तो एक जमींदार के अंदर बहुत सारे खेत होते थे और वो गांव के लोगों को जोतने के लिए जो देते थे, तो उसको कह सकते हैं कि असामिया कहते थे। खेत उनका रहता था और पैदा वो करते थे। देखिए, वह जिसने लगान पर जोतने के लिए खेत लिया हो, लगान की वसूली तभी होती थी, जमीन जमींदार का, और कहीं ना कहीं वो सभी का रहता था, जमींदार की हुकूमत होती थी और जिसपे वो लगान वसूला जाता था। तो जो लगान देने वाला होता था उसे क्या कहते थे, असामिया। या ये भी कह सकते हैं कि वो उस खेत में फसल उगाता था। तो ये जमींदारी प्रथा में ये ज़्यादा अभी भी है, लेकिन उस तरह के लगान नहीं देते हैं। भले ही उसको कह सकते हैं कि किसी का खेत है तो उसको हम लोग नहीं कहते हैं कि बटाई पे ले लिया, आधे आधे फसल देता है, आधा खर्च दोनों देता है,
तो इस तरह से यहाँ पे लेकिन लगान पर खेत जोतता था। शटाले, शटाले का अर्थ हुआ फसल की डंटलों का पूला। फसल की कटाई होने के बाद जो डंटल बचते हैं उसे हम शटाले बोलते हैं। ड्योढ़ी, ड्योढ़ी अभी भी देशज शब्द है, गांव में प्रयोग किया जाता है दरवाजे के लिए ड्योढ़ी शब्द। फिर खेमे, खेमे यानी शिविर, शिविर जो अलग अलग लगाए जाते हैं, जैसे युद्ध होता है तो शिविर लगाए जाते हैं ना, या फिर विस्थापन हो रहा था तो अलग अलग लोग टेंट लगा लगा के शिविर रह रहे थे, उसे हम खेमे कहेंगे। मस्जिद, मस्जिद यानी मस्जिद, मस्जिद को मस्जिद कहेंगे। कगारे यानी किनारे, नदी के किनारे को कगारे कहेंगे। दारे, यहाँ द्वार को कहेंगे दारे। लीग, लीग मुस्लिम लीग एक संस्था रही, उसे हम लोग लीग से, इस कहानी में आएगा आपको ये शब्द। और शीश, तो शीश का अर्थ हुआ आशीर्वाद, आशीष। साफा, साफा पगड़ी जिसकी छोर, पगड़ी देखो इसका एक जो नीचे छोर लटकता रहता है वैसी पगड़ी को हम लोग साफा कहते हैं। बरकत यानी वृद्धि। फिर उसके आगे है, ये नीचे दिख नहीं रहा है, पसार। पसार का मतलब होता है घर के आगे का मैदान जिसको पूरी तरह से घेर दिया जाता है बाउंड्री देके, अहाता जिसको बोलते हैं उसे हम पसार कहते हैं। तो ये आप लोगों को शब्दार्थ देख लिए। अब देखिए किस तरह से विभाजन की त्रासदी है, कैसे विभाजन के समय लोग अपने जो सामान आ सकता है लेने लायक है, जरूरी सामान, कुछ लोग लिए कुछ नहीं भी लिए, ऐसे ही विस्थापित हो गए। देखिए सब लोग अपने घर, मतलब एक जगह इंसान जब रह जाता है तो उसकी सारी चीज़, भाव भावनाएं से लेकर ज़रूरी चीज़, ज़रूरत की चीज़ और सामाजिक आर्थिक पारिवारिक सब परिवेश उसी में मिल जाता है। और वहाँ से अचानक कोई आपको भगाए तो आप तो मर्माहत होंगे ही। तो लोग मर्माहत होकर ऐसे ही इधर उधर भाग रहे थे। एक डर था, क्या डर था कि इस कहानी में लेखिका ने, आगे मैं बताऊंगी, लेखिका ने बताया है कि किसी एक संप्रदाय के लिए मैं नहीं ये लिख रही हूँ। ये अलग बात थी कि मैं पाकिस्तान में थी तो वहाँ के संप्रदाय जो मुस्लिम संप्रदाय थे वो भगाने का काम कर रहे थे, और जो भारत से विस्थापित हो रहे थे उन्हें हिंदू संप्रदाय के लोग, तो हिंसा दोनों तरफ से बराबर की थी। बीच में कौन मरमाहत हो रहे थे? जो बेचारे भुक्तभोगी थे, जिनको विस्थापित होना पड़ रहा था। ये बहुत ही मार्मिक चित्रण है विभाजन का। आप लोग और भी रचनाओं में पढ़िए, ये तो एक कक्षा है बस एक कहानी का, और भी रचना जो मैं बताई हूँ उसको आप लोग पढ़िए। पढ़ न सकिए तो कम से कम टीवी पे, अब तो यूट्यूब खोलिए और वो जो धारावाहिक मैं बताई वो खोल के देखिए, उसमें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह की त्रासदी रही। तो ये देखिए कैसे लोग बैलगाड़ी से, और उस समय ट्रक आ रहे थे। जैसे पाकिस्तान से जो लोग विस्थापित हो रहे थे तो भारत से वहाँ ट्रकें जा रही थी, और ट्रक पे जैसे भेड़ बकरियों को ठूस ठूस कर लाया जाता है ना, वैसे सब डर के मारे एक ही ट्रक पे आ रहे थे। गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, किसी को किसी बात की चिंता नहीं थी। तो ये विभत्स रूप था, बिल्कुल भयानक रूप रहा विभाजन का। देखिए ये चित्र से अभी आपको समझ में आ रहा हो कैसे लोग भाग रहे हैं। इसके आगे देखिए ट्रेन पे किस तरह से, ये 3 जून 1947 की बात है। ये तस्वीर 3 जून 1947 की है, जिसमें विभाजन की त्रासदी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना, और कैसे ये ट्रेन के ऊपर भर भर के, देखिए ट्रेन के ऊपर कैसे भर भर के लोग जा रहे हैं कि किसी तरह जल्दी से चले जाएं, नहीं तो यहाँ मारे काटे जाएंगे। डर के मारे, जान बचाने के चलते, कोई बच्चा माँ से बिछड़ गया, कोई माँ बाप बच्चे से अपने बिखर गए। मिल्खा सिंह में क्या हुआ था, सब लोग तितर बितर हो गए थे। आप वो फिल्म देखिए, तब उनकी जीवनी से संबंधित जो है पिंजर फिल्म है, उसमें देखिए किस तरह से लोग इधर के उधर हो गए थे, घर का घर तबाह हो गया था। तो इस तरह से मानवता का ह्रास हुआ,
इस कहानी में बताया गया कि किस तरह से हम एक मानवीय मूल्यों को भूलकर एकदम निर्मम कार्य करने लगे। वही हिंदू मुस्लिम जो एक होकर स्वतंत्र भारत का सपना देख रहे थे, स्वतंत्र भारत के लिए सोच रहे थे कि स्वतंत्रता के बाद कैसे हमें विकसित देश के रूप में बनना है, उभरना है। अंग्रेजों की फूट नीति के कारण लोग आपस में लड़ गए और लड़ने के साथ साथ अपनी मानवीय मूल्यों को समझो एकदम दरकिनार करके अत्याचारी आताताई बन गए। आगे चलते हम लोग। इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं जिनको आप लोग पढ़ना है। पहले किसी भी कहानी या नाटक की कुछ भी जानने से पहले उसके पात्रों को समझेंगे, तभी कहानी समझ में आएगी। तो ये जो कहानी है इसकी प्रमुख पात्र कौन है? सबसे पहले देखिए इसकी प्रमुख पात्र शाहनी। शाहनी जो है वो कहानी की मुख्य पात्र है, जो हवेली की मालकिन है। बहुत बड़ी हवेली है, उसकी वो मालकिन है। उसके पति शाहजी, शाहजी जो हैं वो शाहनी के पति हैं जिनका देहांत हो चुका है, यानी शाहनी जो है वो एक विधवा स्त्री है। उसके बाद शेरा, शेरा है जो क्या है, शाहजी का सेवक है, जो शाहजी उसे सेवक के रूप में मानते हैं, लेकिन शाहनी जो है उसे अपने पुत्रवत मानती है, क्योंकि उसकी माँ जैना जो है, हालांकि दोनों एक दूसरे दोनों दो मजहब से हैं, लेकिन देखिए कितना लगाव, कितना अपनत्व है कि उसकी माँ जैना का देहांत हो जाने के बाद शाहनी जो है शेरा को बचपन से पुत्रवत स्नेह देती है। तो इतनी जहाँ ममत्व है, अपनत्व है, वहाँ अलगाव हो जाता है। क्या किस तरह की स्थिति रही होगी कि इतने नज़दीक जो दिल माँ पुत्र जैसा है उसे भी दूर होना पड़ा। ये कहानी के अंतर्गत आप लोग देखेंगे। उसके बाद हसैना, हसैना जो है शेरा की पत्नी है, यानी शाहनी उसे पुत्रवधू मानती है। दाऊद खान, दाऊद खान क्या है, उस तहसील का थानेदार है, जो कस्बा है वहाँ का वो थानेदार है, और जो क्या कराने आता है, हवेली को खाली करवाने आता है। किसे? शाहनी से, क्योंकि वो क्षेत्र जो था पाकिस्तान में चला गया और यहाँ के जो हिंदू थे उनको भारत जाने के लिए कहा जा रहा था, इसलिए शाहनी को हवेली खाली करवाने कौन आता है? दाऊद खान थानेदार। इसमें कुछ छोटे छोटे चरित्र हैं जिनका बहुत कम जिक्र हुआ है। वो हैं बेगू पटवारी। किसी भी बड़े जमींदार के यहाँ पटवारी, मुंशी ये सब होते थे, उसमें एक है बेगू पटवारी, और एक उस गांव का ही ग्रामीण है मुल्ला इस्माइल, और एक रसूल। तो ये सब गांव के लोग हैं। इसके बाद अब इतने जो हो गए पात्र हो गए जो कहानी के अंदर हमें जिनको पढ़ना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कहानी की भाषा एवं आधार क्या है। भाषा क्या है कहानी की? तो जो कहानी की भाषा है कृष्णा सोबती की भाषा है, लेखिका की भाषा है। तो कृष्णा सोबती की कथा भाषा क्या है? विविधतापूर्ण और बहुरूपनी है। विविधता क्या बोलते हैं? जिसमें कोई एक भाषा नहीं है, बहुत सारी भाषा है, अलग अलग भाषा का मिश्रण है। तो उस तरह से बहुरूपनी, बहुत अलग अलग रूप में है। उसमें संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और अन्य देशज विरासतों का सम्यक सम्मिश्रण है। मतलब जहाँ पे अन्यथा नहीं जोड़ा गया, जहाँ पे जिस भाषा की मांग रही लेखिका ने उसे उसमें डाला है। तो उसके अंतर्गत संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और अन्य देशज। देशज शब्द तो हम लोग शब्दार्थ में बताई मैं, ड्योढ़ी जो क्या है देशज शब्द हैं। इसी तरह से बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं
जो इस कहानी के अंदर पंजाबी भाषा के भी हैं। तो यहाँ वे अपनी भाषा को पात्र, परिवेश एवं परिस्थिति के अनुरूप कलात्मक रूप देने में दक्ष हैं। भाषा का ज्ञान पूरी तरह से होगा तभी कोई व्यक्ति दक्ष हो सकता है कि कहाँ कौन सी भाषा को डालना है। तो कहानी में एक स्थानीयता लाने के लिए उन्होंने पंजाबी का भी मिश्रण किया, देशज शब्दों को भी डाला। जहाँ पे जिस भाषा की मांग रही लेखिका ने उसका प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी में परिवर्तन के मुख्य 4 आधार हैं। कितने आधार हैं? 4 आधार हैं। तो इस कहानी में परिवर्तन, मैंने पहले ही बताया कि इसका शीर्षक ही परिवर्तन का द्योतक है। शीर्षक से ही समझ में आता है कि इस कहानी में परिवर्तन का जिक्र हुआ है। तो पहला है आधार क्या है? देश विभाजन की पृष्ठभूमि का आधार, जो कि सबसे अहम आधार है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि का आधार। फिर दूसरा क्या है? वर्ग संघर्ष का चित्रण। हिंदू मुस्लिम 2 वर्ग हैं, उनका संघर्ष दिखाया गया है, क्योंकि उस तरह की भावनाओं में फूट डाली गई, तभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। फिर तीसरा है, ये भी बहुत अहम है, तीसरा जो है आधार, शोषक और शोषित का संघर्ष। ये बहुत अहम बात है। आज़ादी के बहुत दिनों बाद तक, या फिर कहें कि अब तक जो प्रगतिवादी विचारधारा है इसी से प्रेरित होकर निकली है, या इसी का भुक्तभोगी कवि, लेखक जो प्रगतिवाद में रचना करते हैं। तो शोषक के प्रति शोषित का क्या है? आंदोलन ही प्रगतिवाद है। तो इसमें भी वही चीज है। भले ही बहुत आदर और सम्मान देते थे शाहनी के लोग, लेकिन कहीं न कहीं ये भी उनके मन में भावना थी कि ये लोग शासक हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं। तो ये भी, इसका भी चित्रण है। शोषक और शोषित का संघर्ष भी दिखाया गया है। और नंबर 4 में है विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्रण। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, या कहें आज भी इसकी प्रासंगिकता है। जो विधवा नारी होती है, लोग उसे स्वतंत्र रहने पर बहुत सारी लांछनें लगाते हैं। सब लोग की यही होती है कि मर्यादित रहो, लेकिन उसे मर्यादित रहने की शिक्षा तो वो खुद बेचारी जानती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोग सोचते हैं कि अब उस पर अगर स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वो मनमानी करेगी, तो कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाने के लिए उसे पराधीन बना देते हैं, दूसरे के अधीन बना देते हैं। और उसका मनोवैज्ञानिक क्या होता है, उसे लोग समाज में सोचते हैं अरे इसका क्या है ना। तो इस तरह से ये विधवा नारी की पराधीनता की मनोवैज्ञानिकता इस कहानी में दाऊद खान और शेरा जो है उसके चरित्र में नजर आता है कि किस तरह से दाऊद खान अकड़ कर बोलते हैं कि शाहनी अब जल्दी से अपना सामान लेके यहाँ से बाहर जाओ। कहीं ना कहीं उसकी लाचारी भी थी ये सुनने को, लेकिन वो एक मर्यादित स्त्री की तरह चुपचाप से सुनती है। और अपनी एक बार तो उसे शासिका होने का गर्व भी होता है कि अरे ये लोग मेरे टुकड़े पे पलने वाले आज मेरे से ऐसे अकड़ के बात कर रहे हैं, इतनी हिम्मत। लेकिन अगले ही क्षण वो अपने आप को सहेजती है, समेटती है कि नहीं, मर्यादा को ध्यान में रखकर मुझे यहाँ से अब निकल लेना है। आगे देखेंगे कहानी का सारांश में। ये तो हो गया परिवर्तन के आधार। अब आगे चलिए, ये बिंदु आप लोगों को दिखाना चाहती हूं मैं कि कृष्णा सोबती ने इस रचना के लिए क्या लिखी। इन्होंने लिखा है, विभाजन जैसी ऐतिहासिक घटनाएं जो संघर्ष के बाद किसी एक देश के विभाजन और नए देश के जन्म का कारण भी बनी हो। विभाजन के बाद हुआ था, पाकिस्तान एक नया देश बना। उनके राजनैतिक और सामाजिक विश्लेषण के बिना ही एक तरफा दोषारोपण करना भोलापन ही होगा।
गलती दोनों तरफ की थी, किसी एक को हम दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि नागरिक दोनों तरफ के उत्तेजित हो उठे थे। तो यही इन्होंने कहा है अपनी कलम से इस कहानी के लिए, जो बात आपको मैं बता रही हूँ। यह कहना कि यह दल अथवा वह दल, समुदाय, जाति, संप्रदाय ऐसा करने का गुनाहगार है, हिंसा, नरसंहार, आगजनी, मारकाट और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में से लुप्त होते हुए सिर्फ एक समुदाय विशेष को अपराधी करार देना न राजनैतिक विश्लेषण होगा और न ही साहित्यिक अथवा ऐतिहासिक। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो भी हिंसा, मारकाट, आग और राजनीतिक संकट जो उत्पन्न हुआ था, उसके लिए हम किसी एक समुदाय या वर्ग विशेष को क्या दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। यही इन्होंने इसमें कहा है। विभाजन ऐसे ऐतिहासिक विघटन की मानवीय स्मृति है जिसे भूलना नामुमकिन है और याद रखना खतरनाक है। मैंने पहले भी बताया कि ये त्रासदी इतनी भयानक थी जिसको याद करके रूह कांप जाती है। उन्होंने यही बात को लिखा है कि न इसे ऐसी घटना है ये कि जिसे मैं न भुला सकती हूँ और लोग भी नहीं भूल सकते, और न ही इसको याद करके उस भयानक दृश्य को याद कर सकते हैं। ये इतना सुलभ नहीं होगा। आगे लिखते हुए मेरे लेखक की मन स्थिति किसी भी हालत में अंदर और बाहर दोनों को भरसक समेट कर लिखने की होती है। ये कौन कर रही है? कृष्णा शोभती अपने बारे में, कि अंदर बाहर की हालात ऐसी होती है, मन स्थिति ऐसी होती है कि सब भावनाओं को समेट कर लिखती हूँ मैं। लेखक के रूप में मैं रचना पर अपना एक छत्र अधिकार नहीं मानती। लेखक जैसे चाहे उससे खेले, पात्रों को के खेल को अपनी मनचाही दिशा में मोड़े। यह वीटो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की। मतलब इस तरह की पद्धति इन्होंने नहीं इस्तेमाल की कि मेरी ही भाषा लेखक बोले। जो परिस्थिति थी उसका यथार्थ चित्रण इन्होंने किया और जो सही सही बातें थी उसका उजागर किया। ये हो गया लेखिका के लिए, लेखिका के शब्दों में अपनी लेखनी के लिए 2 शब्द। आगे चले हम लोग कहानी की तरफ। कहानी का सारांश मैं बताऊंगी, बाकी आप लोग ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। सारांश ये है कि शाहनी एक रहती है, उसका बहुत सारा ज़मीन होता है, बड़ी हवेली होती है, वहाँ की वो मालकिन होती है जिसके पति और पुत्र की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। और उसकी दिनचर्या क्या है? वो रोज़ सुबह चेनाब नदी के किनारे जाती है और अपने दोनों हाथ से माला पकड़े हुए, उस दिन भी रोज की भांति अपने दोनों हाथों से माला को पकड़े हुए है, खद्दर की चादर ओढ़े हुए है और वहाँ जाके सुबह सुबह सूर्योदय होते वक्त वो जल से अपने मुंह को अंजलि से धोती है और वहाँ पे सूर्य नमस्कार करती है, पूजन करती है। ये उसके रोज का दिनचर्या है, जिसे आप लोग यहाँ कहानी की शुरुआत ही किस नदी के किनारे से होती है? चेनाब नदी के किनारे से। देखिए, खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पाँव फट रही थी। पाँव फटना क्या होता है? पाँव फटने का अर्थ है सुबह होने ही वाला था, सूर्य उदय होने ही वाला था। सुबह सुबह को पाँव फटने से यहाँ बताया गया है मुहावरे से। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। जब सुबह होता है तो क्या होता है? आसमान पे लालिमा छा जाती है। सुबह का दृश्य आप लोगों ने भी देखा होगा, सुबह सवेरे किस तरह से आसमान जिधर सूर्य उगने वाला होता है क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली।
वहाँ उस नदी में वो उसकी दिनचर्या थी, हर दिन प्रातः काल आती थी, नहाकर सूर्य नमस्कार कर सूर्य को जल अर्पण करती थी। आगे देखिए अंजलि भरकर, अंजलि मैंने बताया था दोनों हाथ को ऐसे करने से जो गड्ढा बनता है उसमें जल आते हैं ना, अंजलि से ऐसे आज भी तर्पण के वक्त भी आप लोग देखिएगा फल्गु में बहुत सारे अंजलि से जल देते हैं, तो उस तरह से वो अंजलि से भरकर जल अर्पित करती थी, किसे? सूर्य भगवान को। तो सूर्य देवता को नमस्कार किया और क्या अपनी उनिंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। मतलब उनिंदी आंखों, सुबह सुबह की आंख नहीं लगती है, नींद भरी हुई है, उसको उसने धोया पानी के छींटे से। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। चनाब क्या है? वहाँ बर्फीली पानी होती है, तो वो कह रही है कि आज भी उतना ही सर्द था, ठंडा था। लहरें लहरों को चूम रही थी, दूर कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी, उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकरा कर कगारें गिर रही थी। यहाँ पे प्राकृतिक वर्णन है कि किस तरह से चनाब का पानी सर्द है, कश्मीर की घाटी से बर्फ पिघल कर नीचे आ रहे हैं और जो क्या है लहरें लहरों को चूम रही है। कगारे यानी किनारा, किनारे से गिर रही है बर्फीली पानी, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती है। क्या नदी किनारे जो रेत बालू को कहते हैं वो बिछी हुई है, वो खामोश लग रही है, क्यों? शाहनी नहीं जान रही थी, उसे अचानक से ये खामोशी उसे बहुत खला कि अरे इतनी खामोशी क्यों है, खूब किसी की आवाज़ नहीं, क्यों लोग इतने शांत हैं। उसने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक नहीं थी। उस दिन किसी की परछाई नहीं थी। सुबह हो गई फिर भी कुछ नहीं, पर नीचे रेत में, बालू में जब कोई चलता है तो क्या पैर के निशान हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि इस किनारे पे बालू में बहुत सारे कदम के निशान थे, जैसे लगा है रोज लोग भागे दौड़े हैं इस तरह से। तो उसे यह संशय हुआ कि इतने सारे पैर के निशान कैसे हैं, कुछ तो बात है, इतनी खामोशी भी है। तो उसने क्या किया, जानने की कोशिश की आगे कि ऐसी खामोशी क्यों है। तो वो क्या हुई, थोड़ी सहम गई। किस दृश्य को देखकर? वो रेत पे पड़े पैरों के निशान को देखकर साहनी जो है सहम सी गई, डर सी गई। आज इस प्रभात की मीठी मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। उसे ऐसा लगा कि मीठी मीठी सुबह की जो शांति में कुछ भयानक सा लग रहा है, कुछ आभास हो रहा है। उसके बाद वो क्या करती है, वो सोचती है कि कितना लंबा अरसा बीता, मैं यहाँ रोज नहाते आ रही हूँ। शाहनी सोचती है एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी। उसे याद आता है कि इसी दरिया के किनारे शाहजी ने उसे ब्याह कर लाया और वो दुल्हन बनकर उतरी थी। और आज शाहजी नहीं है, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का भी नहीं, एक लड़का भी उसका था जिसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। पढ़ा लिखा लड़का भी नहीं है, आज वह अकेली है, शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। वो क्या है, उसकी मालकिन जरूर है लेकिन वह अकेली है, क्योंकि न तो उसका पुत्र है और न उसका पति है। पर नहीं, यह क्या सोच रही हूँ सवेरे सवेरे, वह सोचती है कि मैं ये सुबह सुबह आज क्या सोचने लग गई। नहीं, मुझे यह नहीं सोचना, अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। वो सोचती है कि अब तो मुझे इस दुनियादारी के बारे में नहीं सोचना है, अब तो भगवान में रमा देना है अपने को। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम कहा। श्री राम करती बाजरे के खेतों से घर की राह ली। किस खेत से? बाजरे के खेत से। ये प्रश्न हो सकता है वस्तुनिष्ठ में पूछे कि शाहनी किस फसल के खेतों से गुजरती है, तो आप लोग बाजरे के खेत लिखेंगे। कहीं कहीं लिपे पुते आंगन से धुआं उठ रहा था। किसी किसी घर से आंगन से धुआं, सुबह सुबह चूल्हा जलता है तो धुआं उठ रहा था।
टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं, फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। फिर भी क्या लग रहा है? थोड़ी खामोशी लग रही है। रोज जैसी सामान्य स्थिति उसे साहनी को नहीं महसूस हो रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। जम्मी वाला कुआं है वो भी आज नहीं चल रहा। उस पे लोग पानी भरते रहते थे, वो भी, वहां भी भीड़ नहीं है आज। ये शाहजी की ही असामियां हैं। कह रही हैं कि ये सारे जो असामियां गांव वाले हैं जो खेत में फसल उगाते हैं वो किनके हैं? शाहजी के, यानी इनकी जमीन में खेती करते हैं वो। शाहनी ने नजर उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं, दूर दूर तक फैले हुए खेत इनके हैं। इस तरह से वो सोच रही है कि किस तरह से ये जमीन जो है सोना उगल रही है, धन धान, इससे पूरा गांव खुशहाल है इस जमीन से। तो साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी। किसको? मैंने पहले भी बताया था, शेरा जो है वो मुंह बोला बेटा है जिसका पालन पोषण साहनी ने की है, उसे बेटे की जैसे स्नेह देती है। तो वो कुएं की तरफ बढ़ी और शेरे शेरे बुलाने लगी शेरा को। हसैना हसैना, उसकी बीबी भी वहीं पे थी तो उसे भी बुलाई, हसैना हसैना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है, बचपन से उसका लालन पोषण की है तो वो तो यकीनन वो उसकी आवाज़ को पहचानेगा ही। तो शेरा जानता है कि ये कौन बोल रही है? शाहनी बोल रही है। वह कैसे न पहचानेगा, क्योंकि माँ जैना जो मरी है उसके बाद उसी के साथ वो रहा। फिर वो क्या करता है, अपने पास पड़ा गड़ासा सटाले की ढेर के नीचे जो फसल रखी हुई है उसकी डांट में क्या करता है, अपने पास रखे हुए गड़ासे को छुपा देता है। अब यहाँ गड़ासा क्यों उसे दिया गया? उसके समुदाय के जो लोग थे गांव में, उन्होंने कहा था कि शाहनी को खत्म कर दो, मार दो और उसकी संपत्ति जो है उसे लूट लो। अब देखते हैं आगे शेरा क्या करता है। शेरा क्या करता है कि वो उस गड़ासे को छुपा देता है। देखो, सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया, हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, हे सेना सेना। यहाँ पे पंजाबी शब्द का प्रयोग हुआ है। शाहनी की आवाज उसे कैसे, आगे का फेज में हम देखेंगे कि हिला गई। कोई भी व्यक्ति उसे मारने के लिए गड़ासे को रखे हुए है और उसकी आवाज़ सुन ले तो वो थोड़ा सा चौंक जाएगा कि वो तो खुद ब खुद उसकी तरफ आ रही है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ बक्से को बोलते हैं, छोटे छोटे बक्से में जो रखे रहते हैं, उठाकर कि तभी सेरे वो क्या सोच रहा था कि अंधेरी कोठरी में जितने भी सोने चांदी के जेवरात पड़े हुए हैं शाहनी के, वो सारे बक्से उठा लाएगा। और तभी वो सुन के साहनी की आवाज़ क्या होता है, गुस्सा से भर जाता है। शेरा गुस्से से भर गया, किस पर निकाले अपना यह क्रोध। गुस्सा गया, और गुस्सा होने पे व्यक्ति क्या होता है, अपना आपा खो देता है, उसकी समझ बाहर आ जाती है। वो किस पे गुस्सा निकाले, शाहनी पर। सोच रहा है कि किस पर गुस्सा होता है, शाहनी पर। कैसे? चीख कर बोला, ऐ मर गई है, रब तैनू मौत दे। ये किसको बोल रहा है? ये यहाँ पे पंजाबी के शब्द हैं। क्या तुम मर गई, रब तुझे मौत क्यों नहीं देता, ये बोल रहा है। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। कौन? हसैना कौन है? शेरा की पत्नी। वो जल्दी से आवाज को सुनकर बाहर निकल आई और ऐ आई या क्यों छावेले तड़पना है, मतलब ये भी पंजाबी के शब्द हैं कि क्यों सुबह सुबह आई हैं। इस तरह से छावेले मतलब सुबह सुबह होता है, इस तरह से तड़पते हुए क्यों तड़पना। अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। इतना होते होते क्या वो नजदीक आ गई थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी कि वो किस तरह गुस्से में चिल्ला रहा है
गुस्से वाली आवाज़ समझ में आ जाती है कि कौन व्यक्ति गुस्से में बोल रहा है, झुंझला कर बोल रहा है। तो उसे भी अजीब सा लगा कि शेरा इतना झल्ला कर क्यों बोल रहा है। आगे देखो, प्यार से बोली हसैना, यह वक्त लड़ने का है। सुबह सुबह मतलब लड़ने का कोई समय होता है? वह पागल है तो तू ही जिगत कर लिया कर, मतलब तुम ही उस चीज़ को समझ लिया कर, और सुबह सुबह झगड़ा न कर, जिगरा कर लिया कर। जिगरा यानी हृदय को बड़ा कर लिया कर, किसी को माफ़ कर देना है। यहाँ पे पंजाबी भाषा में बोलते हैं कि जिगरा बड़ा कर लिया कर, यानी तुम उसे माफ़ कर दो। अगर वो गुस्सा के बोल भी रहा तो उसके लिए तुम भी इस तरह से चिल्लाकर मत बोलो। किसे समझाती है? हसैना को। जिगरा, हसैना ने मान भरे शब्दों में स्वर में कहा, शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने? वो किस पर दोष दे रही है? अपने पति पर। लेकिन शाहनी क्या है? हसैना के सिर पे स्नेह से हाथ सहलाती है और उसे समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं। तब शेरे कहता है कि पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शाहनी प्यार से कहती है कि मुझे अपने बेटे से ज़्यादा बहू ही प्यारी है। शेरे, हाँ शेरनी। शेरे कहता है, हाँ शेरनी, मालूम होता है रात को कुल्लू बाल के लोग आए हैं यहाँ। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा कि मालूम होता है, यहाँ जो रेत पे निशान थे इसके लिए वो पूछ रहा है। तब क्या करता है शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं शाहनी, क्योंकि वो तो सारी बातों को जान रहा है कि किस तरह से यहाँ हलचल हो रही है इस गांव में। तो वो शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा, शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं उसे भी आभास हो गया। शेरे आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। शाहनी कह रही है कि अगर शाहजी जिंदा होते तो दोनों धर्म के बीच जो ये हो रहा है, सांप्रदायिकता फैल रही है, हिंसा फैल रही है, उसमें वो बीच बचाव करते। इस तरह से मैं अब इस कहानी का सारांश बताती हूँ। इसके बाद क्या होता है, उससे पिछली कुछ स्मृतियाँ आ जाती हैं, याद आ जाती है कि किस तरह से शाहजी अपने जो इतने बड़े ज़मीन जायदाद हैं, हवेली हैं, किस तरह से अच्छे से संभाल के रखते थे। तब क्या होता है कि वो आंसुओं को रोकने का प्रयत्न करती है। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। मतलब वो दिखाना नहीं चाहती है कि वो पिछली बातों को याद कर रही है। तब शेरा कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी, चलिए मैं आपको आप तक वहाँ हवेली तक छोड़ देता हूँ। इस बीच जो क्या एक बार यहाँ शेरे के मन में आता है, वो गड़ासे निकालना चाहता है। जो लूट की उसकी जो शाहनी की संपत्ति हथियाने की भावना बनाई है मन में, और जो उसके समुदाय के लोगों ने उसे कहा है, एक बार उस कार्य को कर देना चाहता है। लेकिन उसे क्या रोकता है वो देखें। किस तरह उसकी मानवता है जो जाग उठती है, उसकी माँ का ममत्व है जो शाहनी ने शेरों को दिया है बचपन से, वो किस तरह हिलोरे मारता है और उसके मन को समझाता है। देखिए, गड़ासे की याद हो आई किसको? प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। किसके लिए? शाहनी के लिए। और उसे गड़ासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा और कहा, सोचा क्या, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसको मारने के लिए कहा गया था, किसको? शाहनी को। लेकिन शेरा को लगा कि मैं ये कुकृत्य नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह क्या करता है? शाहनी के ममता भरे हाथ उसे याद आते हैं। किस समय की बात याद आती है? देखो, नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। कितनी कत्ल कर चुका है? 30-40 कत्ल कर चुका है, जब से ये विभाजन की हिंसा फैली है।
पर वह ऐसा नीच नहीं, सामने बैठी साहनी नहीं। शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। कैसे तैर गए? उसे याद आ गया क्या? वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट फटकार खाकर वह बाहर बैठकर रोता रहता था। तब साहनी क्या करती थी? हाथ में गर्म दूध लिए उसे चुप करवाने आती थी और दूध पिलाती थी। देखो, ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए, शेरे शेरे उठ पी ले। कौन कहती थी? शाहनी शेरा के लिए बात करती। शेरे ने शाहनी के झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया, आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है उसका। शेरा सोचने लगा कि मैं इसकी कत्ल कैसे कर दूं, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है। और तो और वो मुझे माँ का प्यार देकर, स्नेह देकर अब तक पाला और बड़ा किया। शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। माना कि शाहजी मुझे बहुत डांटते थे, फटकारते थे, लेकिन वो तो चले गए, उनकी बात उन्हीं के साथ गई। वह शाहनी को जरूर बचाएगा। शेरा अब मन ही मन सोच लिया कि अब वो शाहनी को बचाएगा, किसी को मारने नहीं देगा शाहनी को। लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था फिरोज की बात। उसके संप्रदाय का हेड मुखिया फिरोज था। वो सोच रहा है कि मैंने कैसे हाँ कर दिया, मेरी मति मारी गई थी कि मैं शाहनी को मारने के लिए और लूटने के लिए उसकी संपत्ति को राजी हो गया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। वह सोच रहा है कि शाहनी ऐसी नहीं है, सामान तो दे दिया जाएगा। शाहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। अब क्या होता है, शेरा शाहनी को घर छोड़ने जाता है। तब शाहनी उन्हीं पुरानी यादों को याद करती है और वह आगे घर में आराम कर रही होती है और सारी पिछली बातों को याद कर रही होती है। तभी उसके गांव की रसूल आती है और वह कहती है कि बीबी जी चलो, ट्रक आ गई है। आगे देखिए, शाहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता कौन चला? शेरा चल रहा था। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा था। जिसके मन में चोर हो वो शंका से भरा हो गई। पहले से तो वो क्या सोच रहा था कि उसकी संपत्ति को लूट लेगा और उसके क्या करेगा, उसका कत्ल कर देगा। लेकिन तब उसकी भावना जागी और उसे कहीं ये लग रहा था कहीं मेरी चोरी पकड़ी न जाए। अपने साथियों की बात उसके कानों में गूंज रही थी, पर क्या होगा शाहनी को मारकर। अब उसे क्या भय हो रहा था कि मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन जो मेरे साथी लोग हैं कहीं शाहनी को मार ना दे। वो सोच रहा है कि क्या मिलेगा शाहनी को मारकर। यहाँ गैर धर्म होते हुए भी कहीं ना कहीं उसकी परवरिश, उसके प्रति स्नेह, उसकी प्रति भावना दोनों को क्या कर रही है, एक दूसरे से जोड़े हुए है। तो वह कैसे कहे? शाहनी ने सिर ऊंचा किया, आसमान धुएं से भर गया था। शेरे जानता है यह आग है। शाहनी एक धुआं सा उठ रहा है। शेरे क्या जानता है कि ये आग लगाई गई है। किस वहाँ का एक कस्बा था बगल में, उसका नाम था जबलपुर। जबलपुर में क्या हुआ था, आग लगा दी गई थी। तो शाहनी पूछती है जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ न कह सकी। क्यों नहीं कह सकी? क्योंकि उसके सारे परिवार उसी जगह पे रहते थे। तो शाहनी ने सोचा कि अब तो वहाँ भी तहस नहस हो गया, मेरे जितने रिश्तेदार थे। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से डेवड़ी में कदम रखा, मतलब कुछ सोचते हुए और अधीर सी होकर डेवड़ी के दरवाजे के अंदर कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे पता भी न चला। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वह पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। बिल्कुल सोचते रही और पड़ी रही। दोपहर आई और चली गई, शाम हुई। आज शाहनी नहीं उठ पा रही थी, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही से छूट रहा। वो बहुत सारी बातें सोच रही थी कि किस तरह की परिस्थिति आ गई है। शाहजी के घर की मालकिन आज ऐसे ही अकेली पड़ी हुई है। इस तरह से पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं।
सोच पा रही थी। अचानक रसूली, अभी मैंने जिक्र किया था, रसूली की आवाज़ सुनकर वो चौंक जाती है। अब रसूली क्या कहती है, शाहनी शाहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें, शाहनी क्या होती है, शाहनी इसके सिवा और कुछ न कह सकी कि ट्रकें। वो चौंक गई कि आखिर मैं क्यों जाऊं। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। वो कहने आई तो वो भी भाव विह्वल हो गई और ये भी, दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिए। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी आज तक ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। ये मुहावरों का प्रयोग किया गया है, अंधेर पड़ गया मतलब बिल्कुल बुरा होना, जो नहीं सोचा हो कभी गजब हो जाना। तो ये इसलिए कहा गया, अब सब लोग आपस में ये बात कर रहे हैं, उसके पटवारी हो गए हैं, उसका मुल्ला इस्माइल जो उसके टुकड़ों पे पड़ा था, वो सब आपस में बातें कर रहे हैं कि अब तो शाहनी को हवेली छोड़ना ही होगा। इतने में शाहनी कहती है कि मैं क्यों छोड़ूं, ये तो मेरी विरासत है। वो सोचती है मन ही मन। और नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी हमने तो कभी सोचा नहीं था। शाहनी मूर्तिवत खड़ी हो जाती है और रसूल कहती है कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हें जाना पड़ेगा। इतनी आत्मीयता थी, अलग धर्म होते हुए भी इतनी आत्मीयता थी, लेकिन इस विभाजन ने सब कुछ खत्म कर दिया। शाहनी क्या कहे, उसी ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैंने कहा कि पटवारी और उनके जितने भी थे लोग गांव के, वो सब आपस में बात करने लगे और जो ड्योढ़ी दार बनवाया था बहुत बड़ा, दरवाजा के आगे हाथा बनाया था पसार में, सब लोग जमा हो गए, एकत्रित हो गए गांव वाले। क्यों? क्योंकि शाहनी के जाने की बारी आ गई थी। इस बीच फिर देखिए अब आगे, शाहनी किसी की सुन नहीं रही थी, तभी थानेदार आता है। कौन? दाऊद खान थानेदार आता है। शाहनी तब तक सोचते रहती है कि, और उसके जो पटवारी है वो भी सोचते हैं कि इस घर में दुल्हन बन के आई, इतनी बड़ी मालकिन कहाँ जाएंगी। वो सब सोचकर क्या गुजर रहा है शाहनी पे वो सोचने लगता है। फिर क्या होता है, शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं, गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने बनवाया था, जहां कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले शाहजी वहीं पे बैठते थे और सभी से सलाह मशविरा करते थे। लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई, शाहनी को ट्रक से भारत भेजने की बात हो गई, लेकिन शाहनी को नहीं बताया गया। वहीं पे सब लोग एकत्रित हो गए और ये फैसला ले लिया गया। तब क्या हुआ, शाहनी जाने को तैयार नहीं थी, वो ड्योढ़ी तक आके रुकी हुई थी। वह सोच रही थी कि मैं कैसे इतनी बड़े हवेली की मर्यादा को अब तक संभाल के रखा, मैं इस ड्योढ़ी को लांघ कर बाहर कैसे जाऊं। बहुत तरह की मनोविचार उसकी भावनाओं में बह रहे थी। लेकिन तभी क्या होता है, दाऊद खान आता है। दाऊद खान जो उस तहसील का थानेदार है। शाहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, शाहनी गुमसुम थी। देखो, शाहनी, दाऊद खान ने आवाज दी, वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। शाहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई, वह चुप थी। शाहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी। तब तक बेचारी वो अपनी सोच रही थी कि मैं कैसे इस घर से जाऊं, और तब उसके कान में आवाज क्या गूंजी, देर हो रही है शाहनी। किसकी आवाज थी? दाऊद खान जो थानेदार है। तब उसके मन में कहीं न कहीं विद्रोह फूट पड़ता है। मन ही मन शाहनी के अंदर वो शासिका जाग उठती है जो उस हवेली की मालकिन है। तब वो क्या कहती है, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो लो। कौन कह रहा है? थानेदार। कि सोना चांदी कुछ बांध लो अपने साथ में। शाहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? वो कह रही है कि मैं सोना चांदी क्यों लूं? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। और एक प्यार भरे भाव से बोली कि बच्चा, वह सोना चांदी तुम लोगों के लिए है।
जिसको लूटने के लिए कल तक सब सोच रहा था, वह खुद ब खुद सबको देने के लिए कह रही है। इस तरह की भावना थी। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा हुआ, यह व्याख्या के लिए पंक्ति इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा हुआ का मतलब क्या हुआ? वो उस सोने की बात कर रही है जो फसल जो जमीन में पैदा होती है, उसकी बात कर रही है। वो कह रही है कि मेरा सोना तो मेरी जमीन में पड़ा हुआ है, सब ये सोना चांदी तो सब तुम लोग के लिए रखी हुई हूं मैं। वो कहती है फिर दाऊद खान लज्जित सा हो गया। तब क्या हुआ? जो थानेदार था वो लज्जित हो गया, वो तो कुछ और ही सोच रहा था। सब लोग सोचते बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, लूट मचाना होगा, सब लोग मिलके लूट लेंगे, लेकिन वो तो खुद ब खुद देने को तैयार है। तो वह लज्जित हो गया। शाहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। तब वो क्या किया? एक वो दया वाली भावना से करुणा बरसाता हुआ बोला, शाहनी तुम अकेले हो, अपने साथ कुछ होना जरूरी है, इसलिए कुछ ले लो, कुछ नकदी रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त शाहनी अपनी गिली आंखों से हंस पड़ी। क्यों हंस पड़ी वक्त के लिए? क्योंकि इसी वक्त की मारी हुई तो वो थी। कोई वक्त था जब हवेली में वो दुल्हन बन के आई थी, कभी माँ बनी थी, उसके बच्चे उस आंगन में खेले थे, बच्चा फिर चला गया, सारे तो वक्त का ही खेल हो रहा था, और उसी वक्त पे वो हंस रही है। वक्त शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खान, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? वह कह रही है कि इससे भी अच्छा वक्त और कुछ आ सकता है, क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी? अब तो जो होना है सब हो रहा है। किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दर्द तो था ही, तिरस्कार की भावना भी यह इस शब्दों में छलक आती है। व्याख्या के समय ये सब लिखना होगा आप लोगों को। साहस कर बोला, शाहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शाहनी का गला रुंध गया है। बोलते बोलते गला रुंध जाता है ना, जब रोते वक्त बोलो तो। शाहनी का गला भी आधा बोल के रुंध गया, मैंने कहना चाहती है कि मुझे इस घर से कुछ नहीं ले जाना है। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। मुझे नकदी प्यारी नहीं है, यहाँ की जो नकदी है यहीं रह जाएगी। शेरा आन खड़ा हुआ पास। शेरा क्यों खड़ा हो गया पास में? उसे संदेह था कि कहीं शाहनी से बहला फुसलाकर दाऊद खान उसके संपत्ति को हड़प न ले। तो उसे संदेह था, कहीं ना कहीं उसको संपत्ति का मोह भी था कि पुत्रवत मुझे पाली है और ये सारी जायदाद दाऊद खान को दे देगी। शेरा को ये वहम हो गया। आगे देखिए क्या होता है। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खान को शाहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा है शाहनी से। खां साहब देर हो रही है। कौन कहता है? शेरा कहता है कि खां साहब देर हो रही है। तो अब देर हो रही है, इसके बाद क्या होता है? ये कैसी देर हो रही है भाई? शाहनी फिर गुस्सा होकर बोलती है कि देर मुझे मेरे ही घर में देर, ये सब मेरे टुकड़े पे सोचती है मन में कि मेरे ही टुकड़े पे पलने वाले लोग मुझे आज यहाँ से भगाना चाहते हैं जल्द से जल्द, और देर हो रही है। फिर रुंधे हुए शब्दों को अपने आप को मर्यादित करती हुई अपने सिर पे पल्लू को ढांकती है और धीरे से वो आगे बढ़ जाती है। यही सोचती है कि अब सिक्का बदल गया है, परिवर्तन हो गया है, इसलिए अब मुझे कुछ और बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। और वह धीरे से जाकर ट्रक में बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे सारे लोग चलते हैं। उसके बाद फिर वह कुछ नहीं बोलती है। तब लोगों की आंखें भर आती हैं, शाहनी की भी आंखें भरी हुई हैं। जैसे ही ट्रक पे बैठती है तो मुल्ला इस्माइल आके कहता है कि कुछ कहोगी नहीं? तो वो कहती है रब तेनू खुश रखे, आशीर्वाद देती है, सभी को खुश रहने का आशीर्वाद देती है। तब शेरा आके कहता है, शेरा भी उससे कुछ बोलने को कहता है। शेरा कहती है, चन्ना पंजाबी भाषा में बोलती है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी, कि
वो भाषा की बात में मैंने बताया है। देखिए आपको बताती हूँ मैं। हाँ देखो, यहाँ आओ, देखो, रब तहनु सलामत रखे बच्चा खुशियाँ बख्शे। ये किसको कहती है? मुल्ला इस्माइल को कहती है कि तुम्हें जब वो बोलता है कि कुछ कह के जाओ, तब वो आशीर्वाद देकर जाती है कि भगवान तुम्हें सुरक्षित रखे और खुशियाँ दे। उसी तरह से जब शेरा बोलता है आकर कि कुछ कहो, तो वो कहती है तैनु भाग जगन चन्ना, वो चांद तेरे भाग जागे। तो वो जाते जाते भी अपना स्नेह बरसा जाती है और यह मार्मिक दृश्य गांव वालों को कहीं न कहीं मर्माहत करता है कि किस तरह से, और यह जो कमी है अपूर्णीय क्षति को दर्शाता है कि विभाजन के इस दृश्य में किस तरह से लोग तबाह हुए और जो अपने लोग थे उन्हें भी दूसरे जगह पर विस्थापित होने को विवश हो जाना पड़ा। कहानी समाप्त हुई। अब हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न आप लोग देख लीजिए, शाहनी के प्रति शेरा के भाव क्या हैं? कहानी में अभी मैंने बताया कि शेरा दुविधाग्रस्त है। वह दुविधा में है ना कि मारूं नहीं मारूं। उसे यह जिम्मेदारी दी गई है कि उसे मार दो और उसकी संपत्ति को लूट लो। वह अपने साथियों के साथ होकर शाहनी को मारकर हवेली लूटना चाहता है, शेरा चाहता है, लेकिन शाहनी के द्वारा बचपन में दिए गए स्नेह का स्मरण करते ही उसके हाथ रुक जाते हैं। अभी मैंने कहानी में बताया। तो ये इस तरह के भाव किसके हैं? शेरा के हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक बार मन में ये पाप बना कि मैं उसे मार डालूं, माँ बेटे का प्यार रहते हुए भी। गांव वाले शाहनी को किस दृष्टि से देखते हैं? गांव वाले शाहनी को आदर और प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि शाहनी जैसी स्नेहमयी मालकिन उन्हें छोड़कर जाए, लेकिन परिस्थिति के आगे वे सब विवश हो जाते हैं। इसी तरह मैंने और भी प्रश्न दिया है। आप लोग ये व्याख्यान सुनने के बाद आपका यह काम है, जितने भी विषय में यहाँ पे आप लोग लेक्चर सुनते हो उसको क्या करो, पीडीएफ को भी देखो और लाइन बाय लाइन हम लोग बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को लाते हैं और उसको आप लोग पढ़िए, समझिए, लगातार अध्ययन में रखिए सारे विषय में। ये आप लोगों के लिए लाभदायी होगा। लक्ष्य प्राप्ति में आप लोग अग्रसर होंगे। तो ये प्रश्न देने का जो तरीका है उसको भी मैंने समझाया है और कुछ प्रश्न मैं आपके लिए भी छोड़ती हूँ ताकि आप लोग उस पर क्या करें, उसका बार बार उसकी आदत डालें प्रश्न को बनाने के और आप लोग कुछ नया सीखें। सप्रसंग व्याख्या मैंने पद भाग में तो आप लोगों को बता दिया है कि कैसे देना है, ठीक है। आज मैं गद्य भाग में बताऊंगी सप्रसंग व्याख्या, ये इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को बहुत सारी पंक्तियां जो मैं बताई थी कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है उसको आप लोग देख लेंगे और पैटर्न यानी तरीका यही होगा। इसी तरीके से आप और भी पंक्तियां कुछ पूछ सकता है गद्य भाग में, तो उसको आप लोग व्याख्या कर सकते हैं और इसमें अच्छे अंक मिलते हैं। देखिए, देर मेरे घर में मुझे देर, कौन बोल रही है? शाहनी बोल रही है कि देर क्या मेरे घर में मुझे देर। आंसुओं के भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। कुछ क्षण के लिए उनके मन में विद्रोह, किसी पे अत्याचार होता है तो मन में विद्रोह होता है ना। कभी कभी आप बच्चे को भी बहुत मार के देखो, कभी कभी वो गुस्सा आ जाता है। बच्चा तो और भी, हम आप लोग की ही बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे, इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा शक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या होता है, विद्रोह के स्वर फूट पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इन पंक्तियों में भी वही बात है। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और मेरे ही अन्न पर पले हुए, उसके आगे नहीं कुछ कह सकती, नहीं यह सब कुछ नहीं, वही कहना चाहती है कि मेरे ही अन्न पर ये सब पले हुए मुझे ही बाहर कर रहे हैं, नहीं ये सब कुछ नहीं। फिर अगले ही क्षण वो अपने आप को संभालती है कि मैं इस तरह का विद्रोह नहीं कर सकती, मैं मर्यादित होकर यहाँ से जाऊँगी, सम्मानित होकर जाऊँगी और अपनी भावनाओं को अपने अंदर वो समेट लेती है।
तो इसको देखिए आप लोग कैसे इसकी व्याख्या करते हैं हम। देखिए प्रसंग पहले लिखेंगे क्योंकि सप्रसंग व्याख्या है। प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के गद्य भाग के सिक्का बदल गया शीर्षक कहानी से उद्धृत है, यानी ली गई है। इस कहानी की लेखिका कृष्णा सोबती है। इन पंक्तियों में लेखिका ने शाहनी के भावों के उतार चढ़ाव को चित्रित किया है। किसके भावों के? जो इनकी मुख्य पात्र हैं, शाहनी के भावों को दिखाया है। व्याख्या आप करेंगे आगे। प्रस्तुत प्रसंग के आधार पर अल्पसंख्यक हिंदुओं, पाकिस्तान में कौन से संप्रदाय के लोग अल्पसंख्यक हैं? हिंदू। और भारत में अभी तक सब लोग मानते हैं कि अल्पसंख्यक में कौन आते हैं? मुस्लिम। तो यहाँ पे कहा गया प्रस्तुत प्रसंग के आधार पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षित कैंप में ले जाने के लिए ट्रक आ गया है। ट्रक से सभी को सुरक्षित वहां से ले जाया जाता था। विदा करने वाले लोग जल्दी के लिए कह रहे हैं। शाहनी सब कुछ छूटने की पीड़ा से आंसुओं में डूब उतर रही है। कहानी में हमने पढ़ा कि किस तरह उसके आंख भरे भरे हैं। बार बार देर हो रही है सुनकर एकाएक उसका भाव उत्तेजित हो उठता है। वो गुस्सा हो जाती हैं और वह भाव विह्वल होकर कहती है, ये मेरे ही अन्न पर पले हुए आसामी मुझे मेरी संपदा छोड़कर जाने हेतु कह रहे हैं। देर देर की रट रहे हैं। मैं इस संपदा की मालकिन हूं और ये अतिथि समझ रहे हैं मुझे। जल्दी से जाने के लिए किसको वो सोचता है? जो अतिथि होता है, आए और चले गए। इस समय शाहनी का अधिकार भाव विद्रोह के रूप में फूट पड़ता है। आंसुओं का भंवर विलुप्त हो जाता है, लेकिन दूसरे ही क्षण वो क्या करती है? अपने भावों पर नियंत्रण कर लेती है, रोक लेती है अपनी भावों को। वास्तविकता को स्वीकार कर अपने मन को समझाती हुई सोचती है, यह विद्रोह एक स्वामिनी भाव के लिए ये शोभा नहीं देता। स्वामिनी भाव अब सब व्यर्थ है मेरे लिए। ये क्या है? अनुपयोगी है। मैं जब तक थी मालकिन, जब तक थी, अब ये भाव मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही और मैं भाषा की बात, जिसमें व्याकरण के बारे में आज बताया है, व्याकरण को एक बार आप देख लीजिए। ये तो आप लोग खुद पढ़ लेंगे कि किस तरह से पंजाबी भाषा के कई वाक्य इसमें आए हैं, जिसका हिंदी अनुवाद करना है। आप लोग देख लेंगे इसको। फिर इसके बाद पर्यायवाची शब्द, जिससे आप लोग पहले भी इसकी जानकारी रही होगी, उसका पर्यायवाची शब्द देखा गया है, पीडीएफ में दिया गया है, सब आप लोग देख लेंगे। अब आप लोगों को एक चीज और यहाँ पे बताना है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। इसमें आप लोग एक वचन, बहुवचन, वचन पहले भी पढ़े होंगे पूर्व की कक्षा में आप लोगों को बताया हुआ कि किस तरह से वचन को बदला जाता है। इसमें सारे तो खास करके एक आंसू ऐसा शब्द है जो क्या है? हमेशा बहुवचन रहता है। इसको हमको आपको बताना है कि इसका वचन नहीं बदलता, ये हमेशा से क्या होता है? बहुवचन होता है। बाकी सबका बहुवचन यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग इसका अध्ययन करेंगे और लिखेंगे भी, नोट्स तैयार करेंगे। फिर क्या है? पर वह ऐसा नहीं, सामने बैठी शाहनी ने नहीं, शाहनी के साथ उसकी आंखों में तैर गए। यहाँ आंखों में तैर गए क्या अर्थ? ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है याद आ गए। इसी तरह से जमीन तो सोना उगलती है। यहाँ सोना उगलने का तात्पर्य मैंने बताया था, जमीन में जो धन धान्य उपजते हैं उससे है। और इसके आगे आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं दे दी हूँ, उसका आप लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे 20 प्रश्न ऐसे हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ये महत्वपूर्ण होता है, इसको आप लोग देख लेंगे पीडीएफ से। आगे आप लोग निरंतर स्वाध्याय करते रहें।
पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।